आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट एड बैंडेजिंग में जिसमें आपका चल रहा था कि हेमरेज यूनिट 1 खत्म हो गया था। यूनिट 2 में हम हेमरेज शुरू किए थे, जिसमें बताए थे अकॉर्डिंग टू टाइम हेमरेज का 3 टाइप बताए थे, जिसमें प्राइमरी, एक रिएक्शनरी, एक सेकेंडरी हेमरेज। उसके बाद बताए थे सोर्स के आधार पे ब्लीडिंग का 3 टाइप बताए थे, एक आर्टेरियल, कैपिलरी, वेनस। 3 ब्लीडिंग वहां बताए थे। और जो है 2 बताए थे अकॉर्डिंग टू एरिया सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के आधार पे 2 तरह बताए थे, एक सर्जिकल बताए थे, एक नॉन सर्जिकल बताए थे, ये बताए थे। अब जो इससे आगे जो है आज हम बात करेंगे इसी में कुछ ब्लीडिंग हेमरेज को HAEMORRHAG हेमरेज, इसको आम भाषा में बोलते हैं हम ब्लीडिंग, खून का बहाव होना, ब्लीडिंग बोलते हैं आम भाषा में हेमरेज। देखिए ब्लीडिंग मतलब हो गया लॉस ऑफ ब्लड, कहीं से भी आर्टेरियल हो सकता है, वेनस हो सकता है, कैपिलरी से भी हो सकता है, ये सब कैपिलरी है, आर्टरी का होता है कैपिलरी, वहां से भी हो सकता है, सर्जिकल भी हो सकता है, नॉन सर्जिकल भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सब बताया। सेकेंडरी हेमरेज में बॉडी पार्ट से हेमरेज होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स, ये सब चीजें केस है, लिवर कैथी से भी हेमरेज हो सकता है, बताया जिस सर्जरी के 7 से 8 घंटे बाद, वो सारा कुछ चर्चा हो चुका है। तो अब आज जो है हेमरेज फ्रॉम स्पेशल ऑर्गन में 3 ऑर्गन की चर्चा करना है, माउथ का, नोज का और ईयर का। इस आपका सिलेबस में आगे है। ये हेमरेज आपका यूनिट 2 शुरू हो गया है, यूनिट 1 खत्म हो गया। इसमें 6-7 पॉइंट है, जिसमें आपका बर्न उर्न का भी चर्चा इसमें करना है। इसको थोड़ा फास्ट में ही खींचेंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है, सिलेबस का स्पीड होगा। तो इसमें जो है हेमरेज में माउथ का हेमरेज, माउथ हेमरेज, माउथ मतलब मुंह के द्वारा खून का आना, खून का आना। क्या क्या कंडीशन हो सकता है माउथ से ब्लीडिंग का? बहुत सारा कारण हो सकता है। कुछ माउथ में आपका जो ओरल एरिया का कुछ डिजीज, कुछ उसके अंदर जो बीमारियां हैं वो लेकिन रहेगा। मान लेते कभी कोई नाक में कुछ होता है, नाक में मस्सा बढ़ गया, लेकिन वो जो अगर घोट लिया आदमी तो माउथ से ब्लीडिंग होगा, तो उनको लगेगा कि भाई मुंह से हो रहा है, लेकिन जांच करेगा तो नाक का निकलेगा। तो और भी कारण कभी किसी, और सबसे बड़ा माउथ ब्लीडिंग का कारण किसी व्यक्ति को दांत में जो होता है पायरिया हो जाता है, उसके कारण खून आएगा। गम के अंदर इन्फ्लेमेशन, मसूड़ों में सूजन, तो उससे भी मुंह के अंदर खून आएगा। और जो है कभी व्यक्ति को मान लेते हैं अंदर से खून आ रहा है, तो आपको आएगा तो कोई मुंह रास्ता है वहां से आएगा। लंग्स में किसी को टीबी हो जाता है तो मुंह के द्वारा ही खून आता है, लंग्स टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। वैसे टीबी अलग अलग टाइप का होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसमें भी आएगा, मुंह से खून आएगा, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। चेस्ट में ढेर सारे इन्फेक्शन उसके कारण हो सकता है, चेस्ट के अंदर कोई ट्रॉमा हो गया उसमें भी हो सकता है, खून आएगा आपको बाहर से। ब्लड प्रेशर कभी किसी व्यक्ति का एक्सेसिव बढ़ जाता है हाई बीपी केस में, और कुछ मेडिकेशन अलग अलग दवा चलता है, उसमें भी कभी कभी जो बॉडी जो है खून से उल्टी बाहर निकलता है। आपको जो है लंग्स की बीमारियों में मुंह के द्वारा जो होता है खांसी, खांसी के साथ भी खून आता है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस, HEMOPTYSIS। इसका मतलब खांसी के साथ खून का आना। ये मेडिकल टर्म है, इसका या हिंदी में मतलब ये होता है खांसी का खून का आना, हिमोप्टाइसिस। ठीक है, याद रखिएगा मेडिकल टर्म है, क्योंकि इतना बड़ा में डॉक्टर ने लिखता, ये लिख देगा उसका मतलब वही होता है हिमोप्टाइसिस। ये भी अब जो है हम देखेंगे काउज ऑफ माउथ ब्लीडिंग। काउज का मतलब होता है कारण, माउथ ब्लीडिंग का क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दांतों के अंदर इन्फ्लेमेशन, मतलब मसूड़ों में सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम। गम मतलब मसूड़ों का, वो गम नहीं, आपके जीवन की गम की बात नहीं हो रही है। नब ने बोले कि हमारे जीवन में तो ढेर सारा गम, इसमें कहाँ सूजन होता है, वो आपके जीवन का प्रॉब्लम है। उसमें तो भाई सूजन क्या, उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, अभी आप नहीं समझेंगे। क्या एक बोलते डायलॉग है, बहुत कुछ होता है जो आप नहीं समझोगे। तो इसमें जब कागज हमने सबसे पहला हो जाएगा माउथ के अंदर डिजीज ऑफ ओरल कैविटी, ये भी होता है। किसी व्यक्ति को देखिएगा दांत में जो है छोटा छोटा घाव हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी रिकरेंट केस में होता है, पानी उनी घुटने में दिक्कत है, उसके केस में आप दवा ववा नहीं कीजिएगा तो वो भी फट जाता है, क्योंकि हमेशा रगड़ाते रहता है, तो वहां से भी खून। ओरल कैविटी का मतलब हम माउथ का चरा कैविटी, ये जो पूरा हाँ करते हैं ओरल कैविटी पूरा,
तो ओरल बोलते हैं क्योंकि माउथ, ठीक है, ये हो सकता है। ओरल कैविटी हो सकता है। गम में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग इन गम। गम का मतलब मसूड़ों में मसूड़ा होता है, उसके कारण से लिखा जाए, हम सब लिख दे रहे हैं। जहां पे आपको दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि सिलेबस भी खींचना है, ये हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया है, थोड़ा सा स्पीड कोशिश करेंगे। और स्वेलिंग इन गम, मसूड़ों से। तीसरा हो सकता है डिजीज ऑफ लंग्स, आप बोल सकते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब वो टीबी होता है, आपको पढ़ाएंगे चौथा सेमेस्टर में टीबी पूरा डिटेल से। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा टीबी के बारे में। टीबी ढेर तरह का होता है, लंग्स का टीबी कॉमन है, उसके अलावा भी होता है, हम उसका जिक्र अभी नहीं कर पाएंगे, भी अपने आप में यूनिट है। हाँ हाँ, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी, बिल्कुल सही बात। जो पल्मोनरी के अलावा रहेगा दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, राइट नाउ मेंशन इन 4th सेमेस्टर। ठीक, डिजीज ऑफ लंग्स इसमें भी आपका आएगा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसमें भी आता है, खांसते खांसते व्यक्ति को खून आ जाता है मुंह के द्वारा, लेकिन बीमारी है अंदर का। और कभी क्या किसी व्यक्ति को जीआई ट्रैक्ट, आपका जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट के अंदर कोई आंतों में छाला हो जाए, स्टोमक अल्सर हो, उससे भी होगा बाबू वहां पे, लेकिन खून आएगा कैसे, रास्ता क्या है, या तो वो एनस के रूट जाए या माउथ जाए, दो ही रूट उसको जाना पड़ेगा। अब बॉडी में तो कहीं तो जगह नहीं निकलने का कि यहाँ पे हुआ, इंटेस्टाइन में हुआ है, कहीं इधर से बस कहीं निकल लेते तो कहीं नहीं निकलेगा, जो तो ऊपर आएगा या तो नीचे जाएगा। दो ही को रूट है, माउथ से आएगा नहीं तो एनस से आएगा, माउथ रूट से आता जाता, तो उसमें दिक्कत, इरिटेशन होता है, व्यक्ति खांसता खांसता है, ऊपर आ जाता, वो ये हो जाता है। चौथा लिखिएगा जीआई ट्रैक्ट डिजीज। जीआई का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जिसमें स्टोमक का पूरा आंत वाला सिस्टम पूरा आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जिसमें आहार नाल पूरा, आप लोग पढ़िएगा आगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो आप जानिएगा, उसमें पूरा सिस्टम वो आपका है जीआई ट्रैक्ट का डिजीज। इसके कारण भी आ सकता है, हम आपको कारण बता रहे हैं किस किस कारणों से मुंह के द्वारा ब्लीडिंग हो सकता है, राइट, लिखा जाए। गलती तो आप लोग का भी है, गलती इसीलिए है कि छुट्टी तो आपको अलाउ किया नहीं गया था, वो तो आप लिए थे लेकिन छुट्टी दिया कहाँ गया था मैनेजमेंट से। आप जो भी है छुट्टी तो दिया, इसे नहीं रिकॉर्ड कीजिएगा जी, इसे कारण में आपका जो ये हो गया। अब देखिए माउथ ब्लीडिंग के कुछ और कारण है, इसको रिकॉर्ड कीजिएगा जी। काउज में सब अलग अलग नहीं हो रहा है, एक ही में चल रहा है ना, हाँ ठीक है, तो फिर बहुत सारा फिर ऐड करना पड़ेगा सब। कारण में और हो सकते हैं आपका जो है, कोई भी मान लेते जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या हो सकता है, किसी को आपका जीआई ट्रैक्ट का टीबी भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम हो रहा है ये रिफ्लेक्स वाली प्रॉब्लम, ये ओसोफेगस वाला रिफ्लेक्स का भी प्रॉब्लम है, किसी को इसमें संक्रमण होता है, फेरिंजाइटिस, ये सबसे भी बाहर कभी कभी आता है, लॉन्ग केस में फेरिंजाइटिस भी एक कारण होता है। ब्लीडिंग आपका जो है माउथ ब्लीडिंग ही चल रहा है। अब देखिए अब जो है निदान क्या है, ट्रीटमेंट अगर किसी को हो गया फर्स्ट एड में हमको करना क्या है। देखिए फर्स्ट एड में सबसे पहले अगर किसी को माउथ से ब्लीडिंग आ रहा है तो उसको सबसे पहले जो है कोशिश करना है कि हम अगर हॉस्पिटल में है तो उसको बेड पे लिटाना है, लेकिन एक चीजों का ध्यान रखेंगे, आप जो है उसको लिटाएंगे तो ये गला वाला रीजन माउथ तो यहाँ है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, पूरा ऐसे नहीं करेंगे तो कंटेंट अंदर जाने का खतरा है। तो आपको जो है मतलब ये ब्लीडिंग जो हो रहा है उधर से मान लीजिए कोई इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, खून आ रहा है, तो ऐसे नहीं कीजिएगा तो अंदर फिर जाने का रिवर्स मारेगा वो। तो आपको जो है इस यहाँ पे सपोर्ट देके व्यक्ति को जो है अब बहुत ज्यादा भी नहीं झुकाना है, यहाँ पे तो एंगल पे देके तो सपोर्ट रखना पड़ेगा 5 मिनट तक, 5 मिनट तक ऐसे रखना पड़ेगा। अब माउथ का कंटेंट जो उसको साफ करना पड़ेगा गॉज पैड से, गॉज पैड आता है ओटी में देखिएगा, गॉज पीस होता है, गॉज पैड से जो आप माउथ में जहां तक हाथ जा सकता है उससे पहले कोशिश करेंगे। नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट होता है स्पंज होल्डर, स्पंज होल्डर से लेके जो है आप उसको जो मुंह अंदर में डालकर पूरा उसको साफ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यक्ति को जो एयरवे पूरा दिखे माउथ की कहीं को इरिटेट होकर एस्पिरेट होकर वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चले, श्वसन नली में नहीं चली जाए, तो दिक्कत में आ जाएगा, इमरजेंसी में आप पड़ जाइएगा,
है छोटा सा ही चीज, हो सकता है इमरजेंसी प्रोटोकॉल में आ जाए मेडिकल में, तो उसमें जाएगा तो फिर दिक्कत होगा व्यक्ति को, क्योंकि वो श्वास का नली ट्रेकिया वाला उसमें नहीं जाना चाहिए वो सब चीजें। तो वहां पे आप पूरा साफ करके कोशिश कीजिएगा, हाथ नहीं जाएगा इसमें तो आप स्पंज होल्डर लीजिएगा, उससे पकड़ के आगे गॉज पीस को धीरे 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 स्वाप करते हुए आप उसको साफ कीजिएगा, आगे वाला कोशिश कीजिएगा साफ करने की। वो हो जाए, अगर मानते बहुत अधिक हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो वहां पे जो है कभी, और देखिए माउथ में घाव भी है, किसी आदमी को यहाँ अल्सर उल्सर भी होता है, जीभ में ये सब मुंह में हो जाता है, तो आप कीजिएगा थोड़ा सा उसमें बिटाडिन गार्गल दे दीजिएगा, माउथ को ब्रेक वगैरह से रोक के रखिए, और उसके बाद उसको कंटेंट को बोलेगा फेंकिए, स्पीड थूक भी करवाइएगा। अब आप कैसे फेंकवाइएगा, आप जो है किडनी ट्रे रखिएगा, उसमें बोलेगा फेंकने के लिए, वो चीज हम वैसे नहीं फेंकवाते हैं हॉस्पिटल में, कोई चीज फेंको तो दूसरे को पड़ेगा, वहाँ पेशेंट रहेगा। अब ये नहीं कि हम फेंक रहे हैं उस पर जा रहा है, क्या दिक्कत है भाई, ऐसे हम नहीं करते हैं काम को, भाई तरीका से करना पड़ता है। हमको उस किडनी ट्रे में लेंगे, आप साफ करना पड़ेगा बाबू, ओटी का काम थोड़ा सा अलग तरह का होता है, वो सब चीजें अगर आपको केयर में आ जाएगा, इमरजेंसी में सब करना होगा। इन्हें बोले कि छोटा काम होता है, बड़ा काम होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो भी करना पड़ेगा। कि पेशेंट केयर आपका एक यूनिट भी है, अगर पेशेंट केयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में, वो भी जानना पड़ेगा, प्री ऑपरेटिव भी जानना पड़ेगा, पोस्ट ऑपरेटिव भी जानना पड़ेगा। अब ये नहीं बोलेगा ऑपरेटिव का केयर तो नर्सिंग वाला का काम है, ये नहीं, आप सीख लीजिएगा तो काम देगा। कभी नर्सिंग और हॉस्पिटल में छुट्टी पे रखा तो आपको आएगा तभी नहीं कीजिएगा, नहीं आएगा, बेड मेकिंग नहीं आएगा, आगे पढ़ाएंगे तो सब बेड आप कैसे लगाइएगा, बेड मेकिंग आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे एलिमेंट्री नर्सिंग में कि बेड कैसे बिछाते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, तो बताएंगे उसका प्रैक्टिकल सर बताएंगे, वहाँ पे विभूति सर बताएंगे प्रैक्टिकली आपको कैसे बेड बिछाते हैं हॉस्पिटल में, हम थ्योरी समझाएंगे तो प्रैक्टिकल वहाँ होगा, बताएंगे वो सब चीज कैसे प्रैक्टिकली होता है, वो सब आपको जानना पड़ेगा, नर्म है तो पढ़ना पड़ेगा। और जो है आप उसको साफ कर दीजिएगा, माउथ कंटेंट जो है साफ कर दीजिएगा गॉज पीस से, स्पंज होल्डर की मदद से, और कुछ जो है बिटाडिन गार्गल तो करा देने के बाद, और उसके बाद भी आप कंटेंट साफ करके देखिए ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसा कीजिएगा, इंजेक्शन होता है ट्रेनेक्सा के नाम से आता है, ट्रेनेक्सिमिक एसिड उसमें आता है, ट्रेनेक्सिमिक एसिड वो लगा दीजिएगा तो ब्लीडिंग जो है कुछ समय के लिए रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा तो आपको इजी होगा, जो भी कंटेंट है साफ हो जाएगा। माउथ के अंदर ब्लीडिंग अगर रुक गया तो फिर आपको आसानी होगा, खून अगर निकलेगा ही नहीं, कहीं पॉइंट से मान लेते हैं मसुड़ा से भी नहीं निकल रहा और भी कहीं अंदर से भी नहीं आ रहा है, खून अगर रुक गया तो आपको आसानी होगी साफ करने में, तुरंत दिख जाएगा, हटा दिए बंद हो गया खून, नहीं तो और निकलते रहेगा कोई चीज से, मानते ब्लड क्लॉट हो गया है, उसे ऐसे करके लग गया फिर तो और बहने लगेगा, ब्लड क्लॉट हो गया तो भी और निकलेगा, जमना भी नहीं चाहिए ब्लड, बहुत सारा चीज ठीक है ध्यान रखना है। तो इसमें जो है हम ट्रीटमेंट के लिए माउथ ब्लीडिंग में सबसे पहले फर्स्ट एड में हम करेंगे, फर्स्ट एड में वी अप्लाई गॉज पीस टू क्लीन माउथ एंड oral cavity space। और जो है गॉज पीस से वी यूज स्पंज होल्डर इंस्ट्रूमेंट टू क्लीन मोर डीप एरिया ऑफ माउथ, ये लिखा जाए मोर डीप एरिया ऑफ माउथ, ये आप क्लीन कर सकते हैं मोर डीप एरिया का। बीटाडीन गार्गल टू क्लीन द wound and their wound and their relief and their symptom relief from disease condition, symptom relief from disease condition, जो लक्षण होगा उससे रिलीव करने के लिए ये चीजें हैं। बीटाडिन गार्गल उसको क्लीन भी हो जाता है, एक दिन में नहीं होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ वी अप्लाई ट्रेनेक्सेमिक एसिड, ये कंपोजिशन होता है इंजेक्शन टू स्टॉप ब्लीडिंग,
लिखा जाए ब्लीडिंग, आप लिख लीजिए, इसको रोक दीजिए। मान लेते हैं माउथ ब्लीडिंग में तो और ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आपका जो है शुरू करते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। नोज ब्लीडिंग, माउथ ब्लीडिंग कोई बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, नोज ब्लीडिंग पे आते हैं। नाक के द्वारा खून आना, देखिए नाक के द्वारा खून होना, उसके लिए ब्लीडिंग का टर्म की यूज होता है इपिस्टेक्सिस। याद रखिएगा, नोज ब्लीडिंग के लिए मेडिकल में टर्म होता है इपिस्टेक्सिस। याद रखिएगा इस मेडिकल टर्म को, डॉक्टर लिखते हैं इपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग। ठीक है, देखिए अब जो है नोज ब्लीडिंग का कारण हम काउज जानते हैं। नाक जो आपको पता होगा कि हम यहाँ से एयर लेने का भी काम करते हैं, श्वास लेने का भी काम करते हैं, ये आप लोगों को बेसिक पता होगा। बहुत सारा चीज यहाँ पे नाक के अंदर में अलग तरह म्यूकस हेयर है, सिलियरी हेयर है, बहुत सारी चीज को आपको जो है अंदर में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप फॉर्म में नेजल कंजेशन, इसको आम भाषा में आप लोग नेटा कहते हैं, वो भी रहता है। वो जो एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये नहीं कहिए गाप नहीं कीजिए जी, काटने की जो कोई फायदा नहीं होगा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो बचाने का काम करता है। अब देखिए नाक से ब्लीडिंग होने का आप सुनते हो कितना व्यक्ति को बहुत अधिक गर्मी आता है ना, तो नाक से खून आने लगता है। कोई बोलता है अंदर कुछ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई मांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, या कोई बनास क्या क्या बोलते हैं वो फूट जाता है। ऐसे सुनते होंगे आप लोग गाँव देहात में, ये हो गया तो नाक से खून आने लगता है, आप लोग सुनते होंगे। इसके पीछे जो है सबसे बड़ा कारण ये है ना, आपका टेम्परेचर जोन। नाक के अंदर जो आपका कार्टिलेज है, नाम है हाइलिन कार्टिलेज, वो बहुत ही आपका टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार सेंसिटिव है। बहुत अधिक, जैसे अभी ह्यूमिड आपका जो है वार्म है, टेम्परेचर बहुत गर्म है और बहुत ठंडा, उस केस में क्या, तो यहाँ पे जो होता है आपका गर्म हवा और ठंड हवा दोनों का वहां पे मिक्सर होकर फ्लो होता है, तो उसमें जो, और हमेशा वो जो आपका नेजल कंजेशन नाक के अंदर है, और इधर से कभी सब पूरा निकल जाता है, तो अंदर में कभी देखिए इरिटेशन भी होने लगता है अंदर में। बहुत सारा, कितना लोग तो होता है ना ऐसे, बड़ा बड़ा लड़की सब में होता है, बड़ा बड़ा ये पता ना काहे के लिए रखता है, किसको मारना है, तो हम तो आज तक समझ नहीं पाए, इतना बड़ा बड़ा रखता है, उसी से मर्डर करते हैं लोग। तो इसी से करके ऐसे करके यहाँ पूरा दम निकालते रहते हैं। वो भी करते एक अलग प्रक्रिया है, उसमें इंटरटेनमेंट है। हम किसी को पर्सनल को नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारा हम देखे हैं स्टूडेंट में बड़ा बड़ा कर रखते हैं। हम लोग बोलते भी हैं, कहते नहीं सर ये इंटरटेनमेंट का साधन हो सकता है, तो इंटरटेनमेंट का साधन है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस पर अल्तमस को बाद में बोलेंगे प्रकाश डालने के लिए। तो इसमें तो बड़े बड़े लगते हैं, तो उसमें कारण यहाँ से निकालते हैं। और जो है आपका जो भी हम यहाँ से श्वास लेते हैं, अंदर आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ अंदर में कैसा एयर है आपका, जो है गर्म नहीं है, वार्म भी नहीं है, आपका जो है ठंड हवा, मतलब बोल सकते कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर है। और इधर से वार्म एयर, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, तो आप देखिए गर्म, अब एयर जो है ना, तो नाक से भी लगता है गर्म हवा निकल रहा है। आप ध्यान दीजिए, नाक से भी अंदर गर्म हवा निकल रहा है, क्योंकि जितना भी आपका अंदर में जो हेयर देखते हैं ना, उसको सिलिया का बना होता है। गर्म हवा वो टॉलरेट नहीं कर पाता, और अंदर में जो आपका ये वाला जो स्पेस, इसको कोलुमेला बोलते हैं एनाटॉमी में, और अंदर में इंफीरियर नेजल कोंका होता है, इंफीरियर नेजल कोंका होता है यहाँ पे अंदर के पास। उसमें जाके जो इरिटेट करता है ना, यहाँ से एयर जो जाता है टकराते रहता है, सब फोर्स, और कभी कभी आदमी का हाथ होता है उसको ऐसे ऐसे करता है, तो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसके कारण भी कोई ब्लीडिंग होता है एयर प्रेशर की वजह से। और ठंडा मौसम होगा, गर्म होगा, कितना आदमी का खाने का भी अलग अलग टेंडेंसी होता है। गर्मी होगा आएगा तो बहुत एकदम चिल्ल वाला पानी पिएगा, बहुत चिल्ल वाला पानी, इतना ठंडा है कि लगेगा कि दिमाग, बहुत चिल्ल भी पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत चिल्ल पानी एकदम होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं एकदम चिल्ल पानी दीजिए, उतना चिल्ल पानी भी सही नहीं। हाँ थोड़ा सा ले सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी लेना ही चाहिए। अब एकदम में चिल्ल फ्रिज में रखा हुआ एकदम, उसको लीजिए, देखिए एकदम पीजिए तो कैसे लगता है। वो चीजें आगे पानी जो इस अंदर में जो है एक तरह से क्या कर सकता है, मूवमेंट को जो है यहाँ पे फ्लो जो होता है, स्किन को जो होता है ना पूरा स्लिपरी बना देता है, उसी कारण भी होता है। पर पानी जो भी पीते हैं ना, बॉडी सरफेस में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप पानी पीते तो खाली एक जगह पर यहाँ पेट में गया बस हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं है। वो भी वहां पे अलग अलग ब्लड पूरे बॉडी में पानी कहती है, फ्लो सर्कुलेशन होते रहता है। वो आपको दिखेगा थोड़े ना, वो अंदर अंदर प्रोसेस हो रहा है, पानी पिए प्रोसेस चालू है, ऐसा चीज है। मतलब एक तरह से जो है आपका टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर और हॉट इन्वायरमेंट, ये दोनों प्रभावित करता है नोज ब्लीडिंग में। क्योंकि यहाँ पे सिलियरी है, उसमें कंजेशन आने लगता है, इसलिए कहते हैं कुछ कुछ चीजें इसको हमेशा साफ भी रखिए।
नहीं तो कोई व्यक्ति का आदत है हमेशा इसको नाक से खुरचते रहना, वो भी करते, उससे भी आता है। नहीं, हमें कॉमन बता रहे हैं, सबकी आदत नहीं होती है। कितना लोग को हम देखे हैं इस तरह करते हुए, ऐसे नाक में लगा के खींचते रहते हैं, पता नहीं क्या निकालते हैं उसमें, भगवान जाने, कुछ तो चीज होगा जी अंदर में। और कितना तो नाखून बढ़ा कर रखते हैं, तो नाखून का भी इस्तेमाल होता है, नाखून का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इज्जत हम किसी का कहाँ लिए हैं जी, वो हम इज्जत किसी का नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं महान खान सर कुछ बोल देते तो हम तो कम ही बोले, उनके जैसा बोलने लगे तो आप लोग दिमाग खराब हो जाएगा। कहते हैं कि लड़के बेहोश हो जाते हैं तेरी यादाओं में, अब पता नहीं क्या होता है, लड़का पूरा डिस्ट्रेस है, दिन भर वही देखता है, पढ़ना क्या है उसको, उसी में खो जाता है। देखिए गोलू वहां पे देखिए कुंदन खुश हो गया है, लगता है हमारे लिए ही बोल रहा है। देखिए इसमें कारण में है, सबसे पहले आप कारण में लिखा जाए, तो चर्चा करने से ढेर नहीं होगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, तो लंबा भाषण देने लगे नेता की तरह। यहाँ पे बात करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। एक्सचेंज ऑफ एयर फ्रॉम नोज रीजन in hot and cold medium temperature, ये हुआ ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड नेजल कैविटी सिलिया इज डैमेज, ये कारण होता है। आप लोग फोन में बॉडी में बहुत जो सिलिया प्लेजिला होता है, सिलिया वो हेयर, ये लिखिए, पहला कारण ये हुआ। और दूसरा, एक बीमारी होती है नाक के अंदर, जिसमें नाक के अंदर का मांस बढ़ जाता है, हम लोग आगे आपको ईएनटी में पढ़ाएंगे, उस बीमारी का नाम है नेजल पोलिप्स। नहीं बाबू, साइनस अलग चीज है, नेजल पोलिप्स बोलते हैं, जिसमें नाक का मस्सा बढ़ जाता है तो उसमें सर्जरी भी कराना पड़ता है कभी कभार। हाँ, ये अंदर में भी होता है, वो पूरा आदमी इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो ईएनटी वाले डॉक्टर उसका सर्जरी भी करके उसको निकालते हैं। ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर होते हैं अलग से, मेडिकल में ईएनटी स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, वो करते हैं उसका सर्जरी, नाक का मस्सा। तो एक लिख लीजिएगा, ड्यू टू नेजल पोलिप्स डिजीज, इसके कारण भी आएगा। नेजल पोलिप्स को हम लोग बोलते हैं नाक का मस्सा बढ़ना, आम भाषा में नेजल पोलिप मेडिकल टर्म, ठीक है, याद रखिएगा। ड्यू टू नेजल पोलिप डिजीज, ये बीमारी है नाक का। अभी तो इसका कहानी नहीं कर पाएंगे पूरा, क्योंकि आपको सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि अलग आप ईएनटी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाएंगे ना, तो नेजल पोलिप बीमारी बताएंगे आपको, हम ही पढ़ाते हैं। हाँ, ड्यू टू ब्लीडिंग, सिर्फ कारण पे ही जाना है जी। तीसरा हो सकता है नाक के अंदर नेजल ब्लीडिंग का सम एक्सटर्नल इंजुरी ड्यू टू ट्रॉमा। एक्सटर्नल इंजुरी मान लेते कोई मार देगा इस पे नाक पे जोर से जी, नहीं निकलेगा खून, नहीं निकलेगा, वही है सम एक्सटर्नल इंजुरी ड्यू टू ट्रॉमा, चोट के कारण ये भी हो सकता है। और जो है नाक के अंदर कभी कभी छोटा छोटा घाव बनता है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं, नेजल ट्यूमर, वो भी कभी अगर फूट गया, वो ज्यादातर फूटता है उसी में, वो हाथ वाला केस में बड़ा दिक्कत है उसमें। चौथा लिख लीजिएगा, नेजल ट्यूमर। ट्यूमर मतलब कैंसर बाबू जी, TUMOUR, ट्यूमर कैंसर को बोलते हैं। TU, हम भाषा क्या है वो तो समझना है, बाद में लिखा जाए। अब थोड़ा सा कुछ एक दो कारण और है, उस पर बात करते हैं। नेजल ब्लीडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिस्टेक्सिस, इस टर्म को याद रखिएगा बाबू, इपिस्टेक्सिस मेडिकल टर्म याद रखिएगा कि आपको जो है, अगर डॉक्टर अगर ईएनटी वाले लिखेंगे तो नोज ब्लीडिंग नहीं लिखते, वो यही लिखते हैं। फिर आपने समझ इपिस्टेक्सिस बोल के आ रहा है, नोज ब्लीडिंग के लिए टेक्निकल टर्म है, एक तरह से मेडिकल टर्म है।
कुछ कुछ मेडिकल टर्म आएगा तो उसको याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए कि मेडिकल उसी टर्म पे चलता है, वो नहीं जानिएगा तो फिर इलाज संभव नहीं है। राइनो मतलब नोज होता है बाबू, ब्लीडिंग राइनो का मतलब नोज होता है, ठीक है। और जो नोज को प्रभावित करे, नोज के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन दे, राइनो वायरस, सर्दी होता है, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। राइनो मतलब नोज, अब वायरस जो उसमें दे रहा प्रॉब्लम, राइनो वायरस। कोरोना वायरस उसी कैटेगरी का है, वही सिम्टम देता है सर्दी खांसी वाला, आरएनए वायरस होता है। अब आरएनए डीएनए तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट, अभी सब एक ही चीज में नहीं मिलता है, मेडिकल का कुछ मिला जुला है, कोई आरएनए डीएनए बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ कुछ अलग पढ़ना है। हाँ, अब जो है नोज ब्लीडिंग का कुछ और कारण है, जैसे कि काउज में पांचवा, नोज के अंदर हाँ कुछ जो है डायरेक्ट नोज का बीमारी नहीं है। अब कभी कभी किसी व्यक्ति को क्या होता है, मतलब अगर किसी को ब्रेन में कभी कभी चोट लगता है ना, ब्रेन में भी कभी सीवियर इंजुरी, स्ट्रोक होता है, ब्रेन में ढेर तरह का बीमारी होता है, उसकी वजह से कभी कभी यहाँ का ब्रेन का आर्टरी में ब्लॉकेज आया, तो वो चीजें आर्टरी ब्लॉक हो जाए, नली पतली हो गई, तो उसके कारण जो है कुछ ब्रेन के कंडीशन में भी नाक में खून आ जाता है, तो आपको लगेगा ना कि लगता है नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन वो ब्रेन की बीमारी है, जांच करना पड़ेगा आपको कि आखिर क्यों हो रहा है। लिखिएगा सम डिजीज कंडीशन ऑफ ब्रेन, जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है, ये सब चीजें होती है, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन में तो होगा, जैसे आप लिख लीजिएगा ब्रेन स्ट्रोक। ऑक्सीजन का डिमांड कमी हो जाएगा ना ब्रेन में, ब्रेन के अंदर वो आर्टरी ब्लीडिंग होता है, वो अगर हेवी ब्लीडिंग हुआ तो नाक के जरिए, क्योंकि देखिए बॉडी के हर पार्ट कनेक्टेड है, तो आ जाएगा आपको नोज से ब्लीडिंग आ जाएगा ब्रेन वाला, तुरंत नहीं आएगा, 4 दिन के बाद आएगा, यह हो सकता है 2 दिन के बाद आए। कभी किसी व्यक्ति का मान लेते हैं बीपी उसका, और दूसरा कारण उसको बीपी है, तो तुरंत आ जाएगा लगभग 1 घंटा के अंदर, तो और फ्लो को देगा बढ़ा के बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ जाएगा नाक के रीजन में, तो है अभी तो नाक में कुछ होने हुआ है जी, ब्लीडिंग कैसे आया, वो हो रहा है ब्रेन की बीमारियों से, ठीक है। ये सब कारण है 4-5। आप कभी नेजल ब्लीडिंग, अब हमको फर्स्ट एड करना क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर नेजल ब्लीडिंग, चलिए अब हो पाएगा जी, टाइमिंग तो हो गया। वो कैसे जाएगा जब 2 बज गया जी, कौन पेंडिंग में जी, हमारा तो क्लास है जी। कौन किसका, आपका ना पेंडिंग है जी, हमारा क्लास है जो, हमारा पेंडिंग कहाँ है, हमारा तो क्लास अभी 2nd सेमेस्टर वहाँ वेट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर, नहीं महान कुछ नहीं, ऐसा कुछ है, वो आप लोग को लगता है, हमको कुछ महान नहीं। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर, हाँ वो हम जानते हैं, कुछ वैसा है, कुछ भाई लगता है हम पूछो नहीं है, यहाँ पे धरती पे कर्ण है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उस कर्ण में इतना सा, इतना सा हमारा कर्ण है, उसमें हम इतना सा, तो मार करवा देगा जी, हम तो एक नाम बोलते हैं, सबका कौन नाम है, सब याद रखता है कौन किस बैच में है, इतना तो हमको। के लिए अगर नेजल ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे उस व्यक्ति को, ये देखिए नेजल ब्लीडिंग होगा, हम किसी पेशेंट को जो ऐसे यहाँ से नाक से खून बह रहा है, ऐसे नहीं बैठाइएगा उसको, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके आप बैठिएगा, थोड़ा सपोर्ट देके 2 से 4 मिनट रखिएगा, और आप जो है कॉटन गॉज पीस लेके उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं एनएस लेके, और धीरे धीरे उसको जो भी ब्लीडिंग हो रहा है उसको साफ करने की कोशिश कीजिएगा, गॉज लीजिएगा या कॉटन लीजिएगा, स्ट्राइल लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका पहला टेक्निक होता है, ऐसे नहीं कोई भी गॉज कॉटन पड़ा हुआ है उठा लिए काम कर दिए, वो नहीं, मान लेते वो पहले से यूज है किसी का, आप कर दिए तो अनस्ट्राइल चीजें हो जाएगी, उसी के लिए इतना बड़ा स्टेरिलाइजेशन पढ़ना पड़ता है आपको, टेक्निक, मशीन इतना बड़ा बड़ा बनाया गया, क्यों बनाया गया, जरूरत है उसका तभी तो ये चीजें रखिएगा। आपको जो है साफ करना है अंदर में, कभी उसमें आप जो है कॉटन लेके उसमें गॉज कॉटन लीजिए, उसको साफ कीजिए, धीरे धीरे उसमें गॉज पीस डाल के फिर अंदर से जो है
NS नॉर्मल सलाइन उससे कर सकते हैं। कुछ कुछ मात्रा में आप जो है ये क्या बोलते हैं बीटाडिन, वो भी आप ड्रॉप में आता है सॉल्यूशन वाला 7.5% 10%, तो सर्जरी में यूज करते हैं। तो उसको लेके भी आप थोड़ा थोड़ा से, अगर मान लेते हो कहीं अंदर में बाहर से कोई घाव दिख गया, आप उसमें थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा, वो चीजें जो भी होगा डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी के कारण वो चीजें धीरे धीरे घाव हील हो जाएगी। उसके बाद फिर ब्लीडिंग अगर नहीं रुकेगा तो आपको जो फिर वो मेडिकेशन चलाना पड़ेगा, टैबलेट मेडिसिन चलेगा, कुछ इंजेक्शन भी लगेगा। अब नेजल पॉलिप के कारण अंदर है तो वहां पर तो वहां अंदर जो है आपका इंफीरियर नेजल उनका बोन है वो इन्फ्लेम्ड हो गया, या अंदर में कहीं स्वेलिंग हो गया है, उसके लिए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कुछ जांच भी होगा, वही बीमारी है फिर कुछ जांच भी करना पड़ेगा, नाक का एलर्जी का टेस्ट भी होगा, क्योंकि ना ये सर्दी खांसी जितना भी चीजें हैं नाक सबके एलर्जी वाला प्रॉब्लम है, एलर्जन सब डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, क्या है पता करना पड़ेगा ये चीजें। फर्स्ट एड में सबसे पहले आप जो है आप कोशिश कीजिएगा कॉटन लेके उसमें थोड़ा सा NS नॉर्मल सलाइन आप उसको साफ करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो अंदर गॉज पीस लेके थोड़ा सा एक आता है कॉटन रुई के जो थोड़ा सा आता है स्ट्रिक वाला, उसको लेके अंदर दोनों में एक एक करके डालेगा, दोनों में एक ही बार नहीं डालेगा, धीरे धीरे उसको आराम से, यानी जोर जोर से उड़ना नहीं है अंदर, ये नहीं कि भाई पूरा एकदम जोर जोर से डाल रहे हैं तो अंदर सब निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे करना है काम होता है वो धीरे धीरे से प्रक्रिया है। अब ये नहीं कि आ रहा एकदम पूरा जोर से दिए हैं लगा रहे हैं पूरा एकदम बल नहीं लगाना है आपको, वो धीरे आराम से यहाँ को काम करना है और धीरे धीरे साफ करना। अब देखिए उधर से ऐसे साफ किए, देखिए फिर भी जो है ब्लीडिंग हो रहा है, तब इंजेक्शन का आपको सारा लेना होगा, कुछ देर तक जो आपको ट्रीटमेंट भी देना होगा पेशेंट को, कुछ ट्रीटमेंट भी चलेगा, कुछ दवाई भी चलेगी, कुछ एंटीबायोटिक भी चलेगा। नेजल ब्लीडिंग में कुछ अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक भी चलाना पड़ता है, जैसे एमोक्सिसिलिन दवा इंजेक्शन होता है पेनिसिलिन ग्रुप का, वो भी आपको पढ़ाएंगे, पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जिसके अंदर आता है आपका डॉक्सीसाइक्लिन सब आता है, ये भी चलेगा, कुछ कुछ टैबलेट भी चलेगा, ये सब चीजें हम देते हैं। उसके बाद तो फिर हो गया, अगर मान लेते बहुत अधिक यहाँ पे हो गया है, इस पे मान लेते सरफेसियल अति हो रहा है, तो यहाँ पे हम कॉटन अति करके थोड़ा सा गॉज पीस देके इसको बांध देंगे, हम पैक कर देंगे, ये वो सब हमको करना पड़ेगा। आपको ड्रेसिंग का पार्ट बताया जाएगा तो ये सब बताया जाएगा, तो आपके पास पेशेंट आएगा कटा फटा कुछ भी घाव वाला कुछ भी, तो आपको ड्रेसिंग आना चाहिए, प्रैक्टिकल से सीखिएगा, पूरा प्रैक्टिकल होगा सेकंड सेमेस्टर में, सब चीज का ड्रेसिंग ढेर तरह का ड्रेसिंग होता है, आप प्रैक्टिकल मिस नहीं कीजिएगा, आप सब सीखिएगा, और ढेर तरह का ड्रेसिंग बताया जाएगा आपको। ये चीजें हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसको लिखा देंगे नेक्स्ट में, ठीक है। आज इतना रखें।